बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बेटा डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और उसके अंदर हमने एक बात डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी बताती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी इंडिकेट करती हैं कि इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी या इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। इसके बारे में भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस्तेमाल करके हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से हम टेस्ट चार्ज को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करते हैं, इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर कर सकते हैं। तो अब हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरह से मेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस्तेमाल करके। तो अब वही चीज हम पढ़ेंगे बेटा, और इसी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फिल्म। इलेक्ट्रिक फिल्म इसी चीज की स्टडी है जिसके अंदर हम यही चीज डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरह से मेयर किया जा सकता है। तो बेटा हमारा टॉपिक आज का होगा इलेक्ट्रिक फिल्म। जिसको हम जाहिर करते हैं बेटा फाई ई से, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फिल्म बेटा। अब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए या ये जो समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है। ये एरिया वेक्टर क्या होता है या एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद फिलप्स को डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए बेटा, ये एरिया वेक्टर एक इमेजिनरी वेक्टर होता है जो किसी भी एरिया के साथ एसोसिएट किया जाता है। जिस तरह से आपको पता है कि फोटॉन के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होती है, क्योंकि फोटॉन इज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का कैरियर होता है। तो जहां जहां से फोटॉन गुजर रहा होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब ये अजीब बात लगती है कि एक न्यूट्रल पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। ये एक अलग मैकेनिज्म है, लेकिन बताने का मकसद ये होता है कि एक चीज ऐसी होती है जिसको एसोसिएटेड कहते हैं। ठीक है, फोटॉन की अपनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि फोटॉन हिस्सा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस फोटॉन से एसोसिएटेड है। डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस कहती है कि जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पार्टिकल वेव है। इसका मकसद है कि वो पार्टिकल जब मूव करता है तो उसका बिहेवियर एक वेव जैसा भी हो सकता है। तो जब कोई भी पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है तो हम कहते हैं कि ये वेव उसके साथ एसोसिएटेड है, जिसको कहा जाता है वेक्टर वेव। इसी तरह से बेटा जो एरिया होती है, एरिया के साथ एक वेक्टर जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एरिया वेक्टर है। एरिया स्केलर है, उसके साथ हम एक वेक्टर जोड़ते हैं, जो आप कह सकते हैं कि हर एरिया के साथ
एक वेक्टर एसोसिएट हम करते हैं। जिस वेक्टर का काम क्या होता है, जिस वेक्टर का काम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एक हर एरिया के साथ एक इमेजिनरी वेक्टर जोड़ते हैं। जिस इमेजिनरी वेक्टर का काम सिर्फ यही होता है कि फ्लक्स को कैलकुलेट करके दे हमें, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। ये एक इमेजिनरी वेक्टर होता है जो हर एरिया के साथ जोड़ा जाता है। तो आप कहोगे बेटा कि इमेजिनरी वेक्टर, आप कह सकते हैं कि बेटा ये इमेजिनरी वेक्टर होता है बेटा इमेजिनरी वेक्टर एसोसिएटेड विथ एरिया टू कैलकुलेट फ्लक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया वेक्टर। बेटा एरिया वेक्टर की दो प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इज equal to area with which it is associated। बेटा पहले मैं प्रॉपर्टीज लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। बेटा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। नंबर 2, ठीक है, कि एरिया वेक्टर is always perpendicular to plane of area and parallel to normal to area। बेटा एन के साथ क्या होता है बेटा, पैरेलल होता है और एरिया के प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। बेटा अब ये कैसे होता है, बेटा देखें इसको। अब देखिए बेटा, अब हमारे पास जो एरिया हो सकती है वो दो किस्मों की एरिया हो सकती है। एक प्लेन एरिया, फ्लैट एरिया, एक कर्व्ड एरिया। बुक दे दे बेटा, पहला ईयर। देखिए बेटा ये एक एरिया है बेटा और ये एक फ्लैट एरिया है बेटा। ठीक है, ये एक फ्लैट एरिया है और अगर इसको मैं इस तरह कर दूं बेटा तो ये क्या बन जाएगी, कर्व्ड एरिया। तो अब हम ये देखते हैं कि फ्लैट एरिया का एरिया वेक्टर कैसे बनता है और कर्व्ड एरिया का एरिया वेक्टर कैसे बनता है। और हम देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, उस एरिया के जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर इसका हम देखें बेटा, ये अगर फ्लैट एरिया है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनता है बेटा, ये ऐसे। ये देखें बेटा, ये एरिया वेक्टर है जो इसके साथ परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के साथ परपेंडिकुलर बनाया जाता है। ठीक है, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के साथ परपेंडिकुलर बनाया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितनी इसकी एरिया। अगर इसकी एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा,
10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसकी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा 20 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कि एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया से परपेंडिकुलर होता है और एरिया के नॉर्मल से पैरेलल होता है। और एरिया का नॉर्मल मीन्स एरिया का परपेंडिकुलर। नॉर्मल टू द एरिया का मकसद क्या होता है, नॉर्मल का मकसद ही परपेंडिकुलर हम लेते हैं। ठीक, तो ये हम करते हैं बेटा कि एरिया वेक्टर ऑफ फ्लैट एरिया बेटा, एक फ्लैट एरिया का एरिया वेक्टर कैसे बनता है बेटा, देखिए ये ऐसे बनता है। फ्लैट एरिया कैन बी represented by सिंगल वेक्टर बेटा। इसको आप सिंगल वेक्टर से बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। आप कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास बेटा फ्लैट एरिया होती है इसको आप किसी भी एक वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। देखें, सपोज करें ये एक एरिया है, ये एक बड़ी एरिया है बेटा, ठीक है, इस तरह से, और ये एक छोटी एरिया है बेटा। दोनों फ्लैट एरियाज है बेटा। अब अगर हम देखते हैं तो बेटा इसका एरिया वेक्टर ये होता है बेटा, इसका एरिया वेक्टर ये होता है और इसका एरिया वेक्टर ये होगा। बड़ी एरिया का बड़ा वेक्टर होगा और छोटी एरिया का क्या हो जाएगा, छोटा वेक्टर होगा। अगर ये एरिया बड़ी है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, बड़ा होगा, और एरिया छोटी है तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, छोटा। एरिया वेक्टर, अब देखिए ये इससे नॉर्मल होता है बेटा, ये इसका नॉर्मल कहते हैं बेटा, ये इसका नॉर्मल होता है बेटा n1 और ये होता है इसका नॉर्मल बेटा n2। नॉर्मल का मकसद होता है बेटा वो लाइन जो किसी भी चीज के साथ परपेंडिकुलर हो तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं बेटा कि एरिया वेक्टर और एरिया एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि उनका जो नॉर्मल होता है वो एरिया वेक्टर के साथ क्या होता है बेटा, पैरेलल। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं बेटा। क्या आप इसको इस सेंस में देख सकते हैं कि बेटा ये देख ले कि ये जो होता है बेटा ये एक प्लेन एरिया है और इसके एरिया वेक्टर आप देख ले, ये एक प्लेट एरिया के एरिया वेक्टर्स हैं बेटा। ये हमारे पास बेटा आप कह सकते हैं कि ये एक प्लेट एरिया है और ये प्लेट एरिया के एरिया वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये नॉर्मल के साथ क्या है, पैरेलल है, और प्लेन ऑफ द एरिया के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। ये प्लेन ऑफ द एरिया बेटा, इसको प्लेन ऑफ द एरिया कहा जाता है और ये क्या होता है बेटा, नॉर्मल होता है। अब हम करते हैं बेटा कि एरिया वेक्टर, ठीक है बेटा, एरिया वेक्टर ऑफ कर्व्ड सरफेस बेटा, ये आप इस तरह से कर सकते हैं कि बेटा एरिया वेक्टर ऑफ कर्व्ड सरफेस बेटा, या जो फ्लैट सरफेस नहीं है उसका एरिया वेक्टर कैसे बनाएंगे बेटा। इसका तरीका ये होता है कि बेटा कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरिया वेक्टर। ये सिंगल एरिया वेक्टर के साथ नहीं किया जा सकता। फिर कैसे करते हैं उसका तरीका देखें बेटा। सिंगल एरिया वेक्टर के साथ तो नहीं कर सकते। सपोज करें ये आपके पास इस तरह से कर्व्ड एरिया है,
या आपके पास इस तरह से बेटा कोई बाल वगैरह स्फेरिकल कोई चीज है, अब इसका एरिया वेक्टर कैसे बनाओ? ये तो कर्व्ड है बेटा। अब देखिए, सपोज करें बेटा कि इसका एरिया वेक्टर अगर आप यहाँ पे बनाओगे, ये एरिया वेक्टर अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो यहाँ से तो ये परपेंडिकुलर होता है, ऐसे तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। एरिया वेक्टर को एरिया के हर हिस्से के साथ क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, इसको स्मॉल पीसेस में तकसीम करते हैं। ठीक है, हर पीस का एरिया वेक्टर क्या बनाते हैं? अलग अलग। जरूरी नहीं है कि पूरी एरिया एक एरिया वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट हो, उसको एक से ज्यादा एरिया वेक्टर के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे ये बेटा, हर हिस्से का एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा? हर हिस्से का एरिया वेक्टर अलग होगा। जैसे ये बाल है बेटा, इस बाल के भी अगर आपने बनाने हैं तो इस बाल के पीसेस करोगे बेटा इस तरह से। इस बाल के आप इस तरह से बेटा पीसेस करोगे और हर पीस का एरिया वेक्टर अलग बनाओगे बेटा। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर बेटा ये होगा, इसका एरिया वेक्टर ये होगा। हर पीस का एरिया वेक्टर आप क्या बनाओगे बेटा? अलग अलग। तो अगर कोई कर्व्ड सरफेस है तो उसके एरिया वेक्टर्स को बनाने का तरीका ये होता है कि उस पूरे कर्व्ड सरफेस के छोटे छोटे पीस बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस के छोटे हिस्से बनाओगे तो वो प्लेट बन जाएंगे। फुटबॉल आप सबने देखा है, फुटबॉल एज अ होल एक कर्व्ड सरफेस होता है, लेकिन अगर फुटबॉल को उसके पीसेस की सूरत में देखें तो वो जो होता है वो क्या बन जाता है बेटा? वो प्लेट बन जाते हैं बेटा। फुटबॉल के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं वो क्या बन जाते हैं बेटा? प्लेट बन जाते हैं। इसलिए जो कर्व्ड एरिया होती है उस कर्व्ड एरिया के स्मॉल पीसेस बनाते हैं और हर पीस को क्या करते हैं? हर पीस का एरिया वेक्टर अलग बनाते हैं। जैसे ये मैं बनाया बेटा मैंने। अब इसको देखें बेटा, आप इसको देख ले बेटा कि ये कैसे होता है बेटा। ये देखें बेटा, ये कर्व्ड सरफेस है, इसका देख ले बेटा, ये देखें इसका एक एरिया वेक्टर नहीं है बेटा। ये कर्व्ड सरफेस है बेटा, और एक और भी कर्व्ड सरफेस है। अब देख ले बेटा कि ये इस तरह से कर्व्ड सरफेस के एरिया वेक्टर देख ले बेटा। ये देखें कि ये भी एक कर्व्ड सरफेस है बेटा। अब देखिए, इसका एक एरिया वेक्टर नहीं है बेटा। देखिए, इसका यहाँ पे ये इस पीस का अलग है, इस पीस का अलग है। और ये देखें कि जो कर्व्ड सरफेस होता है उसके एरिया वेक्टर जो होते हैं वो इस तरह से डिफरेंट बनाए जाते हैं। तो आप कहोगे बेटा कि एरिया वेक्टर, आप इसको इस तरह से ब्रीफली कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर एक ऐसा इमेजिनरी वेक्टर होता है जिसको आप किसी भी एरिया के साथ एसोसिएट करते हो ताकि उस एरिया में से फ्लक्स को कैलकुलेट किया जा सके। तो ऐसा एरिया वेक्टर जो किसी भी एरिया के साथ जोड़ के उस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया जा सके, तो ऐसे एरिया वेक्टर, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर। और जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस एरिया से परपेंडिकुलर होता है जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना उस एरिया का होता है जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब आते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। ठीक है बेटा, अब आप करोगे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स की मीनिंग है बेटा फ्लो। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे बेटा? इसकी होती है बेटा नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक
field lines passing through area बेटा। ठीक, अगर किसी भी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजरती है उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसको कहा जाता है फ्लक्स। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर बाहर सन है और हम कोई रूम की खिड़की खोले तो खिड़की से लाइट के रेज रूम के अंदर आते हैं, तो उस खिड़की से कितने रेज रूम के अंदर आ रहे हैं वो लाइट फ्लक्स कहलाता है। इसी तरह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर आपने कोई एरिया पकड़ी हुई है, उस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं वो क्या बन जाता है? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है। अगर कोई रोड है, उसके ऊपर आपने एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन से कितनी गाड़ियां आ रही हैं या जा रही है, वो गाड़ियों का फ्लक्स। फ्लक्स का मकसद होता है फ्लो के स्पेसिफिक जगह से किसी स्पेसिफिक चीज का कितना फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? फ्लक्स। अगर खिड़की से रोशनी आ रही है तो रोशनी के कितने रेज आ रहे हैं, वो लाइट फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तो फ्लक्स का मकसद होता है फ्लो कि किसी भी स्पेसिफिक चीज से कितना किसी चीज का फ्लो हो रहा है, उसको कहा जाता है फ्लक्स। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एरिया हम रखते हैं, उस एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो हो रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी स्पेसिफिक एरिया से गुजरती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा, देखें कि अगर हमारे पास बेटा, ये आप देख सकते हैं कि ये देखें कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये हमारे पास बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर हमने दो एरिया रखी हुई है। एक ये एरिया ए है और दूसरी एरिया कौन सी है बेटा? बी है। ठीक है, अब इन दोनों में अगर आप देखते हैं बेटा, तो एरिया ए से फ्लक्स ज्यादा गुजर रहा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा गुजर रही है, और एरिया बी में से कम गुजर रहा है क्योंकि बी में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या गुजर रहा है? कम गुजर रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें कि फ्लक्स का मकसद होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कितनी उससे गुजर रही है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा। अब हम करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड बेटा। अब अगर कोई भी यूनिफॉर्म फील्ड हो, उसके अंदर फ्लैट एरिया रखते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन लगी हुई है इस स्टेटमेंट के अंदर कि फील्ड कौन सी हो? यूनिफॉर्म, और एरिया कौन सी हो? फ्लैट हो, तो उसमें से फ्लक्स कितना गुजरेगा। ठीक है, सपोज करें बेटा कि हमारे पास इस तरह से एक यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा। आप ये कह लें कि ये हमारे पास बेटा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ये यूनिफॉर्म एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इस तरह से। ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा। अब देखें इसमें फ्लक्स कितना गुजर रहा है बेटा। देखें ये इसके अंदर हम एक एरिया रखते हैं बेटा। देखें ये एक एरिया है बेटा,
ये मैंने एक एरिया रखी हुई है, तो इससे फ्लक्स इतना गुजर रहा है। देखिए, अगर इस एरिया को मैं थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूं तो अब इसमें से फ्लक्स क्या हो गया बेटा, कम हो गया। और अगर एरिया को मैं कम कर देता हूं बेटा, अगर एरिया को कम कर देता हूं तो भी फ्लक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए, ये बड़ी एरिया है, ज्यादा फ्लक्स गुजर है, ये छोटी एरिया है तो कम फ्लक्स गुजर रहा है। और इस एरिया की, ये एरिया और ये एरिया सबसे बराबर है, लेकिन एंगल चेंज हो गई तो फ्लक्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और यहाँ पे देखें कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होती है वहां पे फ्लक्स ज्यादा होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होती है तो फ्लक्स क्या होता है, कम होता है। तो किसी भी चीज में से जो फ्लक्स गुजरता है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, उसके अंदर फ्लैट एरिया रखी हुई है, तो इसमें से जो फ्लक्स है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, फ्लक्स ज्यादा होगा। जैसे बाहर अगर सनलाइट ज्यादा जो होती है तो खिड़की से ज्यादा आती है, अगर बाहर क्लाउड्स हो, बाहर रोशनी कम हो तो खिड़की से भी कम आएगी। नंबर 2, एरिया पे खिड़की जितनी बड़ी होगी रोशनी उतनी ज्यादा आएगी। नंबर 3, ओरिएंटेशन पे कि सन के दरमियान और खिड़की के दरमियान एंगल कौन सी है, ये भी मैटर करती है। तो बेटा फ्लक्स जो होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है बेटा। ठीक है, तो ये आप देख लें बेटा कि ये बेटा इसका एरिया वेक्टर है बेटा, ये एरिया वेक्टर इसका है, और ये आप देख ले बेटा ये इसका एरिया वेक्टर है, और ये आप देख ले बेटा ये इसका एरिया वेक्टर है। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है बेटा, तीन चीजों पे बेटा। फ्लक्स डिपेंड्स बेटा, और ये फील्ड कौन सी है बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड है, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नंबर 2 बेटा एरिया। नंबर 3 बेटा किस पे, ओरिएंटेशन पे। नंबर 3 ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है बेटा। तो आप इसका फार्मूला कर सकते हैं बेटा, फ्लक्स इन यूनिफॉर्म फील्ड बेटा। यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर आप फ्लक्स का फार्मूला कर सकते हैं, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया वेक्टर। तो आप इसका फार्मूला बना सकते हैं बेटा कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए, और आप कर सकते हैं बेटा इसको कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई डेल्टा ए कॉस्ट। मीन्स तीन चीजों पे डिपेंड करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, एरिया पे, और एंगल पे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बेटा फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी एंड डॉट प्रोडक्ट बेटा, एंड डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर ए बेटा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बेटा ये किस तरह से एंगल हम इसके अंदर बनाते हैं बेटा। ये आप देख ले बेटा कि ये एक बेटा ये देखें मुख्तलिफ एंगल्स बनी हुई है कि किस तरह से ये डिपेंड करता है बेटा इन चीजों पे बेटा। देखिए, ये एरिया वेक्टर होता है, ये बेटा एरिया वेक्टर है, और ये हमारे पास बेटा ये एरिया
वेक्टर है बेटा। तो ये जो होता है फिलप्स इन चीजों पे बेटा डिपेंड करता है 3 चीजों पे। अब आ जाते हैं बेटा कि फिलप्स जो होता है बेटा, फिलप्स इज स्केलर क्वांटिटी scalar quantity, therefore it can be पॉजिटिव और निगेटिव बेटा। ठीक है, फिलप्स जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है बेटा। आप कहेंगे बेटा कि फिलप्स जो होता है, फिलप्स इज मैक्सिमम when बेटा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री किसके दरमियान, बिटवीन प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री किसके दरमियान, बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। ठीक, अब दो, कभी 0 होता है कभी 90, किसके दरमियान, देखिए यहाँ पे फर्क है, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और ये प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। आप देखिए इसको, सपोज करें कि आपके पास बेटा ये एक एरिया है बेटा, ठीक है, और ये इसका आप कह लें कि ये एरिया वेक्टर है बेटा, ये हमारे पास बेटा एरिया वेक्टर ए है। अब अगर आप देखते हैं बेटा, ये कर ले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बेटा। अब देखें, ये आप देखते हैं तो प्लेन के दरमियान बेटा, ये प्लेन है, इसको आप कहोगे बेटा कि ये प्लेन है बेटा, इसको हम कहते हैं प्लेन, प्लेन ऑफ एरिया बेटा। प्लेन ऑफ द एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी है बेटा, 90 है, तो फ्लक्स मैक्सिमम है। और अगर बेटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी है, 0 है, तो फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब देखिए बेटा, अब अगर हम करते हैं बेटा कि फ्लक्स जो होता है बेटा, फ्लक्स इज 0 बेटा वेन, फ्लक्स 0 होता है बेटा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री किसके दरमियान बेटा, बिटवीन प्लेन एंड बेटा, बिटवीन प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। अब थीटा जो होती है बेटा वो 90 डिग्री होती है किसके दरमियान, बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर बेटा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बेटा ये इस तरह से आप देख लें, इसके अंदर बेटा एक फिगर पड़ी है कि ये होता है बेटा, आप देख लें इसको कि देखें ये जो होती है बेटा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बेटा ये हमारे पास बेटा देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा और ये एरिया है, एरिया वेक्टर और इसके दरमियान एंगल 90 है, तो फ्लक्स क्या हो जाता है बेटा, फ्लक्स 0 हो जाता है। ठीक है, और प्लेन ऑफ द एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी होती है बेटा, 0 होती है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास फ्लक्स इज पॉजिटिव when थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 90 डिग्री, तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है, क्योंकि cos की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होती है
आप देख सकते हैं इसके अंदर बेटा कि ये जो फ्लक्स होता है इसके अंदर आप कर सकते हैं कि ये फ्लक्स जो होता है ये पॉजिटिव होता है बेटा। ये देखें बेटा, ये फ्लक्स जो होता है जब एंगल जो ये थीटा जो होती है बेटा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, लेस देन क्या होती है बेटा 90 होती है। जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है बेटा तो आप फार्मूला ये लिखते हैं बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा ए लिखते हैं जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है बेटा। और जब फ्लक्स 0 होता है तो सिंपली आप लिखेंगे 0। और जब ये कंडीशन होती है तो आप लिखोगे कि फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है बेटा ई डेल्टा, बेटा ये आप इस तरह से लिखोगे ई डेल्टा ए कॉस थीटा, इस तरह से लिखोगे बेटा। और फ्लक्स नेगेटिव कब होता है बेटा, फ्लक्स नेगेटिव भी होता है बेटा, फ्लक्स इज नेगेटिव व्हेन बेटा when theta greater than 90 डिग्री और लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप इस तरह से करें कि हमारे पास एक एरिया है बेटा इस तरह से, और इस एरिया का ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। अगर इस तरह से बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनती है तो ये अगर आप देखोगे बेटा तो इसके अंदर एंगल जो होगी वो ग्रेटर देन हो जाएगी बेटा 90। तो इस कंडीशन के अंदर आप कहेंगे कि ये फ्लक्स जो होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा। तो बेटा ये फ्लक्स के पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कब होता है, फ्लक्स को सिंपली अभी हमने फ्लक्स का सिर्फ एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर कोई फ्लैट एरिया होती है, कोई फ्लैट सरफेस होता है तो उससे फ्लक्स कितना गुजरता है उसको हमने डिस्कस किया है। अब इंशाल्लाह कल इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो पढ़ेंगे कि फ्लक्स रो कर्व्ड सरफेस जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है।